हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए थर्ड सेमेस्टर में आहार आयोजन एवं में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भोजन के कार्य पढ़ा दिए, 6 पौष्टिक तत्व के विषय में पढ़ा दिया। ठीक है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा दिया, फूड ग्रुप्स पढ़ा दिया, भोज्य समूह। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट अनुशंसित आहार भत्ता, जिसे आरडीए के नाम से हम जानते हैं। द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कंपटीशन में आरडीए का फुल फॉर्म स्टूडेंट। तो आरडीए का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आरडीए। आर का होता है रिकमेंडेड, ए, ठीक है, रिकमेंडेड, डी से होता है डाइटरी और ए से होता है अलाउंस। ठीक है, तो इस तरह से अनुशंसित आहार भत्ता इसका हिंदी होता है। ये होता क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार संतुलित आहार की प्राप्ति करना आवश्यक होता है, जिसमें 6 पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा होती है उसकी क्रियाशीलता आयु लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। आपको हमने बताया है कि संतुलित जो आहार होता है वो व्यक्ति के आयु, क्रियाशीलता, लिंग के अनुसार ही होता है। तो आरडीए एक ऐसा चार्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि किस स्टेज पे, किस अवस्था में, किस उम्र में आपको कितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ठीक है, वो भी किस रूप में? वैज्ञानिकता के आधार पे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए। अनुशंसित आहार भत्ता आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन के स्तर हैं, जिन्हें वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा व्यवहारित रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों की ज्ञात पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। मतलब एक ऐसी बोर्ड है जो खाद्य एवं पोषण बोर्ड है, वो वैज्ञानिकता के आधार पर जितने भी पौष्टिक तत्वों की जानकारी हो चुकी है उसका कितना मात्रा हमको लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए। अतः अनुशंसित आहार भत्ता एक जनसंख्या समूह में लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की दैनिक पोषक तत्व की आवश्यकता को पूर्ण करता है। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में कितना पौष्टिक तत्व लेना है, इस चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग एवं लिंग के लिए बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा हर आयु के लोगों के लिए और बालक बालिका के लिए, स्त्री पुरुष के लिए बनाया गया है, जिससे कि विभिन्न आयु के जनसंख्या के लोग जो हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके और वो स्वस्थ रह सके। ठीक है, नीचे देखिए दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए कहा जाता है। देखिए, हमें आपको कितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के चाहिए, हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने आरडीए का अध्ययन नहीं किया। तो आरडीए क्या है? आरडीए एक सारणी दिया है, चार्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि आप जिस उम्र में आते हैं, जिस क्रियाशीलता, जिस लिंग में आते हैं, उसके अनुसार आपको कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व लेने की ज़रूरत है, वो भी प्रतिदिन इसी चार्ट को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बताया गया है कि भारत में अनुशंसित आहार भत्ता की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किया जाता है। हमारे भारत देश में आरडीए का जो निर्धारण है वो WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम निन कहते हैं, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के आरडीए का निर्धारण करती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आरडीए का निर्धारण कौन करता है? तो WHO करता है और निन करता है। ठीक है,
आरडीए के अनुसार यहाँ देखिए, एक वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम नमक, 60 ग्राम फैट मतलब वसा, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 2.2 ग्राम ट्रांस फैट से अधिक पोषकों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्व हो जाएगा। ठीक है। अनुशंसित आहार भत्ता का पहला संस्करण कब आया था? तो 1943 में आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसका मतलब क्या था? जब मतलब 1943 में आया था तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था? अच्छे पोषण के लक्ष्य के रूप में सेवा करने के लिए मानक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जब आरडीए को प्रकाशित किया गया था तो उसका उद्देश्य था कि लोगों को अच्छे पोषण प्राप्त हो, जिससे वो क्या हो? स्वस्थ रहें। यह परिभाषित करता है कि नई जानकारी के अनुसार विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न आहार आवश्यक के लिए अनुशंसित दैनिक भत्ते, मतलब हर आयु के लोगों को भिन्न भिन्न मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है। आरडीए का महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो निश्चित रूप से अगर आप आरडीए का सेवन करते हैं इसके बहुत सारे फायदे। पहली बात तो आप संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो स्वस्थ होंगे। यहाँ देखिए कुछ शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। जनसंख्या उपसमूहों के लिए खाद्य आपूर्ति की योजना एवं खरीद के लिए, मतलब जनसंख्या की आपूर्ति के लिए उनकी योजना बनाने के लिए और खरीद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की, अपने बॉडी डिमांड को पूरा करके स्वस्थ भी रह सकता है। ठीक है। इस तरह से इसके महत्व और उपदेश है, जिससे कि हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, जिससे कि लोग अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हमारे देश का विकास भी उत्तरोत्तर गति से होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका आरडीए। ठीक है, जो हर 10 साल पे रिलीज होता है, नया बनता है, उसमें संशोधन होता है। ठीक है, तो हर 10 साल पे इसमें संशोधन होता है। तो ये जो आरडीए हम आपको दिखा रहे हैं ये 2020 का है, हर 10 साल पे ये बनता है। इसके पहले 2010 में आया था। ठीक है, उसके पहले था, और इस समय ये लेटेस्ट है 2020 का है, 2020 का आरडीए है। इसको हम आपको एक एक ठो समझाएंगे और आप इस तरह से मत बैठिए कि चुपचाप बैठ करके आप देख करके वीडियो बंद कर दे। आप कॉपी पेन ले करके बैठिए। ये चार्ट द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अभी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए और कोई किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आरडीए से 3-4 क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, नेट के स्टूडेंट हैं या होम साइंस के किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ आरडीए से आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चार्ट बनाइए। अब पहले अपने कॉपी पे बनाइएगा, फिर इसके बाद आप चार्ट पेपर ले लीजिए। चार्ट पेपर पर बड़ा सा चार्ट बनाइए आप इसको। ठीक है, ये आपका वर्क है जो कि प्रैक्टिकल में आपसे का देखा जाएगा। चलिए, अनुशंसित आहार संबंधी भत्ता आरडीए जिसे हम कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि विभिन्न आय वर्ग के, विभिन्न आयु के, विभिन्न दोनों लिंगों के लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता, आयु और लिंग के आधार पे ही आरडीए का निर्माण होता है। तो आज हम स्टार्टिंग आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। एक साइड हम लिखेंगे आयु समूह। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप क्या लिखेंगे? आयु समूह है। आयु समूह में क्या? पुरुष, महिला। पहले हम प्रौढ़ों की बात करेंगे। तो प्रौढ़ जो होते हैं स्टूडेंट, इनकी क्रियाशीलता 3 प्रकार की होती है। कुछ प्रौढ़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम कार्य करते हैं, केवल बैठ करके हल्का फुल्का सिग्नेचर कर दिए। जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं, जैसे सिग्नेचर कर देना, केवल बैठ करके लैपटॉप पे काम कर देना, तो ये क्या है? गतिविहीन होते हैं, बहुत वर्क नहीं करते हैं, केवल हल्का फुल्का मानसिक कार्य कर दिया करते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे। दूसरा हमारा क्या है? मध्यम कार्य। मध्यम कार्य के अंतर्गत वे सब आते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं और ना ही ज़्यादा मानसिक वर्क करते हैं, तो वो मध्यम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक शिक्षक है तो वो मानसिक कार्य ज़्यादा करता है परंतु शारीरिक वर्क कम करता है। थर्ड है हमारा भारी कार्य। वे व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग जो
कृषक खेती में कार्य करते हैं, ठीक है, रिक्शा जो चलाते हैं, ये सब क्या है, भारी वर्कर होते हैं। तो पुरुष और महिला को हम क्रियाशीलता के आधार पर डिवाइड करेंगे कि कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। इसी तरह से महिलाओं में भी होती है, कुछ महिलाएं बहुत अधिक कार्य करती है, तो कुछ मध्यम काम करती है, तो कुछ नहीं करती हैं, केवल बेड पे बैठे बैठे उनको खाना चाहिए, बेड पे बैठे बैठे वो सारा कार्य कर लेती हैं, ठीक है, तो वो गतिविहीन के अंतर्गत आएंगी। या फिर केवल वे महिलाएं जो केवल अधिकारी वर्ग की हैं, केवल सिग्नेचर करती हैं, बहुत हैवी वर्क नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत मानसिक वर्क कर लिया करती हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और वे महिलाएं जो थोड़ा मानसिक वर्क और थोड़ा शारीरिक परिश्रम करती हैं, मध्यम कार्य के अंतर्गत आएंगी। और जो महिलाएं बहुत हैवी वर्क करती हैं, वो भारी कार्य के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं में स्टूडेंट दो विशेष स्थितियां होती हैं, एक गर्भवती महिला और दूसरा स्तनपान की महिलाएं। गर्भवती का से तात्पर्य जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है। स्तनपान से तात्पर्य होता है कि जब महिला बच्चे को दूध पिला रही होती है, ठीक है। इसके दो अवस्थाएं होती हैं, जन्म से लेकर के 6 माह और 6 से लेकर के 12 माह। जन्म से लेकर के 6 माह में बच्चा पूर्ण रूप से माँ के दूध पर आश्रित होता है, इसलिए महिलाओं में अतिरिक्त पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। 6 से 12 माह का जो शिशु होता है, वो माँ के दूध के अतिरिक्त थोड़ा बहुत ऊपर से आहार लेना शुरू कर देता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बाद शिशु शैशवावस्था होता है स्टूडेंट। यहाँ हम प्रौढ़ावस्था के बाद शिशु की बात करेंगे, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था में भी हम 2 स्टेज को पढ़ेंगे, जन्म से लेकर के 6 माह और 6 माह से लेकर के 12 माह, मतलब 1 वर्ष की अवस्था। तो 0 से लेकर 6 माह में बच्चा तो माँ के दूध पे आश्रित होता है, परंतु 6 माह से 12 माह के बीच में उसको अतिरिक्त पौष्टिकता की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे, शैशवावस्था के बाद। इसमें हम बाल्यावस्था को 1 से 3 वर्ष विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि 1 से 3 वर्ष में बच्चे का विकास और 4 से 6 वर्ष में बच्चे का विकास, 7 से 9 वर्ष में बच्चे का विकास की गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो 1 से 3 वर्ष में कितने पौष्टिक की तत्व की जरूरत होगी, 4 से 6 वर्ष में, और 7 से 9 वर्ष में कितने पौष्टिक तत्व की जरूरत होगी, यहाँ हम अलग अलग देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 10 वर्ष से देखेंगे आप, तो बालक और बालिका का विकास एक ही स्टेज के, एक ही उम्र के बालक और बालिका हैं, तो उनके जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न गति से होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्द परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 10 साल से लड़के और लड़कियों के जो पौष्टिक तत्व के डिमांड होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी क्रियाशीलता के अनुसार, उनके लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ लिंग भी न्यूट्रिशन को प्रभावित कर रहा है। तो 10 से 12 वर्ष का अगर लड़का है तो उसको अलग पौष्टिक तत्व की ज़रूरत चाहिए होगी, और 10 से 12 वर्ष की अगर लड़की है तो उसे अलग पौष्टिक तत्व की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह से 13 से 15 वर्ष का अगर लड़का है तो उसको अलग पौष्टिक तत्व चाहिए, कोई किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता चाहिए तो किसी पौष्टिक तत्व की कम मात्रा चाहिए। इसी तरह से लड़कियां अगर 13 से 15 वर्ष की हैं तो उनके पौष्टिक तत्व लड़कों से भिन्न होंगे। 16 से 18 वर्ष के लड़का जो होगा उसको अलग पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी। 16 से 18 वर्ष की अगर लड़की है तो उसके पौष्टिक तत्व की जो मात्रा होगी वो भिन्न होगी। कहने का मतलब है कि 10 वर्ष से आप देखेंगे तो लड़कों और लड़कियों के विकास में भिन्नता देखी जाती है। तो इस भिन्नता के आधार पर उनके पौष्टिक तत्वों के जो डिमांड होते हैं उसमें भी अंतर होता है। साधारणतया देखा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो घर के बाहर रहना पसंद करते हैं, घर के बाहर खेलना, उछलना कूदना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैच इत्यादि खेलना उनको पसंद होता है। परंतु इसी उम्र की लड़कियां जो होती हैं वो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। बेसिकली वो घर में रहना, एक जगह बैठ कर के गुड़िया गुड्डा खेलना, या फिर बुक से पढ़ना, खेलना, घर में किचन में हाथ बटाना, या फिर इस तरह के एक जगह बैठ कर के वो कार्य करना ज़्यादा पसंद करती हैं, है ना। तो इस तरह से जो बच्चे ज़्यादा क्रियाशील होंगे उनको अतिरिक्त ऊर्जा की, अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होगी, उनमें टूट फूट भी ज़्यादा होगी तो उनको प्रोटीन भी अधिक चाहिए, ठीक है। परंतु जो लड़कियां घर में हैं उनको अगर ज़्यादा मात्रा में फैट दे दिया जाएगा, एनर्जी दे दिया जाएगा तो उनमें मोटापा हो जाएगा। इसी तरह से महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके थ्रू महिलाओं में, लड़कियों में आयरन की अधिक मात्रा चाहिए होती है फिजिकली डेवलपमेंट के कारण, और बालकों में क्या होता है कि लड़कियों की अपेक्षा कम चाहिए होती है। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों में पौष्टिक तत्व की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो
हमने बार बार आपसे कहा है कि पौष्टिक तत्व की जो मात्रा है वो व्यक्ति की आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको एज दिखा दिया और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आपको एक एक करके एक एक स्टेज के, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, हर अवस्था में हम आपको एक एक पौष्टिक तत्व को बताएंगे कि कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको पूरा आरडीए बनाना है, समझना है, प्लस आपको चार्ट पेपर पर भी बनाना है। पहले आप कॉपी पे बनाइए, समझिए, फिर इसके बाद आप चार्ट पेपर लेकर के बड़ा सा अच्छे से उस पर आप बनाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आरडीओ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।